तो देखो अपन औसत वर्ग कर रहे थे ना, तो औसत वर्ग में अपन ने क्या किया था, साल्ट कर लिया था, क्षार कर लिया था, हरड़ यानी हरितकी कर लिया था, आंवले के बारे में जान लिया था, विविधकी कर लिया था, त्रिपला समझ लिया था। और मैंने बताया था कि त्रिपला इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, क्वेश्चन आता है। और ये भी बताया था कि त्रिपला यानी तीन फल, त्रि यानी तीन, फल यानी फला, तीन फल। तो कौन कौन से फल हैं, अरहड़, आंवला, विविधकी को मिलाकर अपन त्रिफला बनाते हैं। तो इसके गुण अपन ने देख लिए थे, ये उत्तम रसायन है, अक्षरों को वो दूर करता है, मतलब काफ़ी अच्छा था, सब तरीके से यूजफुल है। तो अपन ने बताया था कि यहाँ से अपन आगे क्लास स्टार्ट करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं त्रिजात। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो औसत वर्ग है ना, जो इम्पोर्टेंट है, जो चैप्टर नंबर 6 है, उसमें से औसत वर्ग में से ही क्वेश्चन आता है मोस्टली। 99% तो औसत वर्ग से ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अपन डॉक्टर बन रहे हैं। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है, औसत वर्ग, मेडिसिन, चिकित्सा, ठीक है। तो अपन करते हैं स्टार्ट अब यहाँ से आगे से। त्रिजात, त्रिजात, तो इसमें भी तीन आया, देखो त्रि यानी मतलब तीन चीज़ें, कौन कौन सी है, त्वक यानी दालचीनी, पत्र, तेज पत्र, तेज एक पत्ता आता है ना, एक तरीके से अपन सब्जियों में डालते हैं, ठीक है। दालचीनी एक तरीके से वो आता है, अपन गरम मसाला डालते बनाते हैं घर पे, तो आपने देखा हुआ एक छीला सा आता है, मजबूत सा, मतलब ये त्वक है, मतलब त्वचा है एक उस पेड़ की, है ना। और एला यानी इलायची, तो तीनों का, दालचीनी, तेजपत्र और इलायची को मिलकर क्या बोलते हैं, त्रिजात। अब कंफ्यूज मत होना, देखो त्रिफला है, ये त्रिजात है। अब ध्यान से देख, सुनने की बात ये है कि देखो त्रिफला और त्रिजात, इसमें कंफ्यूज रहते हैं। जब लास्ट में अपन इतने सारे स्टडी कर लेंगे सब कुछ, तो लास्ट में एक इजी सा क्वेश्चन आएगा, त्रिजात क्या है, तो आप कंफ्यूज रह जाओगे, ये त्रिकटु पूछ रहा है कि त्रिफला पूछ रहा है कि त्रिजात। तो आपको बस ध्यान रखना है कि त्रिजात यानी त्वक, तेजपत्र और इलायची, मतलब दालचीनी, तेजपत्र, इलायची, इन तीनों के चूर्ण को त्रिजात बोला जाता है, ठीक है। अब आता है चतुर्जात। अब चतुर्जात आया यानी चार, तो क्या क्या, त्रिजात के तीनों आ गए, त्रिजात प्लस नाग केसर। अगर अपन त्रिजात में नाग केसर और मिला दे तो ये चतुर्जात बन जाता है। और ये इंपॉर्टेंट है दोनों, कि त्रिजात क्या है, चतुर्जात क्या है। जब मैं सेकंड ईयर में था तब मेरे क्वेश्चन आया था त्रिजात, क्योंकि सेकंड ईयर में आपको ये करने ही पड़ेंगे, कम से कम 108 से 109 याद करने पड़ेंगे ऐसे, कि त्रिपला क्या है, त्रिजात क्या है, चतुर्जात क्या है, पंचकोल क्या है, पंच बृहत पंचमूल क्या है, मतलब 108 के लगभग ऐसे याद करने पड़ेंगे। तो उसमें से सीधा सा आया था त्रिजात। अब मैंने इतने सारे याद कर लिए थे, मैं खुद कन्फ्यूजन हो गया था, और मेरा ये गलत हो गया था क्वेश्चन। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है अभी फर्स्ट ईयर के हिसाब से ईजी में, कि भाई त्रिजात है दालचीनी, तेजपत्र, इलायची, अगर इसमें अपन नाग केसर मिला दें तो ये बन जाता है चतुर्जात, ठीक है। बस आपको ये कंटेंट है। अब ये देखो, कोई आपके पास कोई पेशेंट आए, ठीक है, तो आप उसको बोलोगे त्रिजात चूर्ण दो, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको दालचीनी, तेजपत्र, इलायची का चूर्ण दे रहे हो, मतलब तीनों को समान मात्रा में मिला के जो चूर्ण तैयार होता है वो। आप ऐसे थोड़ी बोलोगे कि दालचीनी चूर्ण लो, तेजपत्र चूर्ण लो, इलायची चूर्ण लो, तीन लाइन लिखने की जगह एक लाइन लिख दो त्रिजात, बात खत्म। इसी तरह के चतुर्जात, चतुर्जात में क्या आता है, दालचीनी, तेजपत्र, इलायची प्लस नाग केसर। अब कोई भी पेशेंट आए, भाई आपको चतुर्जात खिलाना है, तो आप चार की जगह एक नाम लिख दो चतुर्जात, बात बन जाएगी, बस चतुर्जात। देखो त्रिजात, चतुर्जात दोनों दीपन, तीक्ष्ण और उष्ण होते हैं, क्या करते हैं, अग्नि दीप्त करते हैं। तो मोस्टली ये किसमें मोस्टली ये किसमें काम आते हैं, दीपन, मतलब जिनकी अग्नि मंद है उसमें काम आते हैं। सिंपल सी बात है, अग्नि मंद मतलब जिनको जो ज़्यादा भोजन करते हैं, अति मात्रा में भोजन करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं भोजन के बीच में या पहले या बाद में, मतलब एक तरीके से जिनका भोजन पूर्णतः पच नहीं पाता, उनके कॉन्स्टिपेशन होता है, उनके मतलब बोलते हैं ना कब्ज हो गई, उनके गैसें बनती हैं, उनके लिए ये श्रेष्ठ है। त्रिजात हो गया, चतुर्जात हो गया। तो दीपन तीक्ष्ण होता है, कफ का नाश करता है, और उष्ण होते हैं, मतलब अपने शरीर में उष्णता लेके आते हैं। तो त्रिजात और चतुर्जात के दोनों गुण लिख दिए मैंने, दीपन, तीक्ष्ण और उष्ण होते हैं। क्लियर। अब देखो पीपली, पीपली बहुत कॉन्ट्रोवर्शियली है, मतलब आप समझोगे कि ये क्या कैसे हुआ, कि इसके दो गुण रुकते हैं। एक तो होती है आर्द्र पीपली, जैसे अपन ने उसको प्राप्त किया पेड़ से, वो होती है मतलब गीली पीपली, बोलते हैं ना कि भाई अभी सूखी नहीं है, गीली है। और एक होती है शुष्क पीपली, मतलब सुखा लिया अपने धूप में। तो गीली के अलग गुण होते हैं और शुष्क के अलग गुण होते हैं। तो क्या क्या है, कप कारक, जो गीली होती है ना, जो मतलब ताज़ा होती है, ताज़ा पीपली, वो होती है कप कारक, मतलब कप को बढ़ाने वाली। वीर्य में कैसी होती है, शीत, गुण क्या ऐसा है इसका, स्निग्ध और मधुर और गुरु होती है ये, मतलब मधुर रस, और गुरु यानी गुरुता उत्पन्न करने वाली। अब जैसे शुष्क पीपली वो क्या करेगी,
अब अपोजिट काम करेगी दोनों। देखो पीपली एक ही है, लेकिन देखो एक गीली है, तभी तो बोलते हैं ना आयुर्वेद में जैसे कि कौन सी औषधि गर्म पानी से लेनी है, कौन सी औषधि ठंडे पानी से लेनी है, औषधि एक है। अगर उसका अनुपान अपन ने चेंज कर दिया, जैसे कि अपन ने ठंडा पानी चेंज ले लिया साथ में, तो वो अलग तरीके से काम करेगी। अगर अपन ने गर्म पानी ले लिया साथ में, तो वो अलग तरीके से काम करेगी। तो हमेशा आयुर्वेद औषधियों को किसी भी से ऐसे बोलते हैं ना व्हाट्सएप पे आया अपन ने ले लिया, तो ऐसे मत लो कभी भी। ठीक है, आप समझाओ ऐसे गांव वालों को, अपने परिवार को, कि आयुर्वेद औषधियों को एक सिस्टमेटिक तरीका होता है कि भाई किसको किसके साथ लेना है। इसको ठंडे पानी के साथ लेना है, इसको गर्म पानी के साथ लेना है, इसको छाछ के साथ लेना है, इसको दूध के साथ लेना है, इसको चूर्ण के साथ लेना है, कैसे लेना है, उसका कैसे सेवन करना है, वो बताया हुआ है, और वो आयुर्वेद चिकित्सक ही बता सकता है। तो कहने का मतलब ये है, देखो किसी ने बोला कि पीपली का सेवन करना है, और आपने समझा ही नहीं कि भाई गीली पीपली लेनी है कि शुष्क पीपली लेनी है, कन्फ्यूज हो गए, और दोनों के गुण ही अपोजिट हैं। तो पहले मतलब क्लियर होना चाहिए एक तरीके से। जो फिजिशियन होता है आयुर्वेद चिकित्सक, उससे कंफर्म करनी चाहिए कोई भी आयुर्वेद औषधि लेने से पहले। तो शुष्क पीपली क्या होती है? कफ नाशक। देखो अपोजिट काम कर रही है। उष्ण होती है, ये शीत थी, ये उष्ण हो जाती है। स्निग्ध है, कटु है और लघु है। ठीक है, पीपली जो देखो इसका सामान्य गुण धर्म है, देखो रस कटु होता है और विपाक मधुर होता है। ये विपाक मधुर की वजह से दोनों में स्निग्ध गुण पाया जाता है। ठीक है, विपाक मधुर है ना, कि भाई अंतिम रस जो तैयार होता है लास्ट में, वो जो विपाक मधुर, उसकी वजह से इन दोनों में स्निग्धता पाई जाती है। रसायन प्रयोग विधि विना प्रयोग वर्जित है। कहने का मतलब यह है, इसको सिंगल यूज नहीं कर सकते, कभी भी पीपली का सिंगल यूज नहीं करते। आपको नुकसान होगा बहुत ज़्यादा, आपके मतलब अल्सर हो जाएंगे, बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाएंगे चेहरे के पेट से संबंधित। क्योंकि रसायन प्रयोग विधि, या तो इसको घी में तल के सेवन करो, ठीक है, या इसको किसी औषधि में मिला के सेवन करो, या किसी इसको मतलब अन्य जैसे कि सौंठ है, अदरक है, इनमें मिला के सेवन करो। मतलब अकेला तो आप इसको सेवन कर ही नहीं सकते। तो इसलिए साफ लिख दिया कि रसायन प्रयोग विधि विना प्रयोग वर्जित है। रसायन यानी इसके गुणों में आधान करके, उसके गुणों को बढ़ा चढ़ा कर या किसी चीज़ के साथ मिलाकर इसका सेवन करना चाहिए। तो त्रिजात, चतुर्जात, मरीच, पीपली, इसमें मरीच और रह गया बीच में, मरीच को और देख लेते हैं। मरीच यानी काली मिर्च। ठीक है, मरीच यानी जब आयुर्वेद में मरीच की बात हो, मिर्ची की बात हो, तो काली मिर्च से समझना चाहिए। ठीक है, जो काली मिर्च आती है ना छोटी छोटी गोल गोल सी, ठीक है, तो उनकी बात हो रही है। तो रस विभाग में क्या होती है? कटु होती हैं और ये कफ का नाश करती हैं। और सिंपल सी बात है, अगर कटु है तो ये कफ का नाश करेंगी, क्योंकि आपको पता है कि कटु तिक्त कषाय किसका नाश करते हैं? कफ का नाश करते हैं। सिंपल सी बात है। तो त्रिजात समझ में आ गया, चतुर्जात हो गया, मरीच हो गया, पीपली हो गया। ये देखो क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, पीपली के गुण लिखो, कभी क्वेश्चन आ जाता है मरीच के गुण लिखो, कभी क्वेश्चन आ जाता है त्रिजात के गुण लिखो। तो त्रिजात के गुण क्या हुए? दीपन, तीक्ष्ण, उष्ण। चतुर्जात के गुण क्या हुए? दीपन, तीक्ष्ण, उष्ण, दोनों सेम काम करते हैं। ठीक है, अब देखो शुंठी, जो सौंठ होती है, मतलब सूखी अदरक। ठीक है, तो रस कटु होता है इसका, विपाक मधुर होता है। देखो रस कटु है, विपाक मधुर है। अब आप है ना कैसे याद करोगे? आप सोच रहे होंगे कैसे याद करें भाई, पीपली का रस क्या होता है, ठीक है, मरीच का रस क्या होता है, इसी तरीके से ये शुंठी का रस क्या होता है, कैसे याद करें? ये तो फिर भी 3-4 ही हैं। आपको सेकंड ईयर में 300 से अबो, मतलब 300 से अबो के याद करने पड़ेंगे एक एक प्लांट के बारे में, कि इसका रस क्या है, इसका वीर्य क्या है, इसका विपाक क्या है, इसके गुण क्या है, इसके दोषक्रम क्या है। पूरी एक सब्जेक्ट है द्रव गुण, सेकंड पेपर, मतलब एक पेपर है पूरा 100 नंबर का। उसमें आपको 300 से ज़्यादा जो है ना प्लांट, उनके नाम याद करने पड़ेंगे, उनकी फैमिली याद करनी पड़ेगी, उनका रस याद करने पड़ेंगे, उनके पंचक याद करने पड़ेंगे, सब कुछ याद करना पड़ेगा। इसलिए अभी इजिए, जितना याद हो जाए ना उतना कर लो। तो शुंठी का क्या है? रस कटु होता है, विपाक मधुर होता है। गुण क्या होता है इसका? लघु होती है। स्निग्ध, स्निग्ध गुण क्यों आया? विपाक की वजह से, क्योंकि मधुर विपाक की वजह से इसका स्निग्ध गुण आया है। और ये लघु गुण क्यों आया? रस कटु की वजह से लघु गुण आया है। दीपन होती है, मतलब अग्नि को दीप्त करती है। वृष यानी वीर्यवर्धक होती है। हृदय यानी हृदय के लिए अच्छी होती है। ठीक है, जितने भी हार्ट डिजीज हैं उनमें अपन यूजफुल है, और मतलब रोगों को दूर करती है, हृदय से संबंधित रोगों को दूर करती है। वात और कफ का नाश, वात का और कफ का नाश करती है। अब देखो इससे भी समझ लो आप, ये जो वात कफ है, मान लो हार्ट है, ये हृदय ने इस यहाँ पे लिख दिया हृदय, मतलब हृदय के लिए अच्छी। कैसे? दर्द किसकी वजह से होता है आपको पता है? बॉडी में कहीं भी पेन होगा, अगर बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा है तो वो वात की वजह से होता है, कि भाई वात कुपित हो गई इसलिए, तो ये वात का नाश कर रहा है, तो हृदय का दर्द दूर करेगा। कफ, अगर हृदय में अवरोध हो रहा है, कोई गांठें बन रही, मतलब कोलेस्ट्रॉल जम गया,
तो ये कफ का भी तो नाश कर रही है, इसलिए ये हृदय के लिए अच्छी है। आपको समझना है बस चीज़ को, सब लिखा होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बस आप समझ जाओगे। और घ्राई होती है, मतलब घ्राई का मतलब है रोकने वाली, जो कॉन्स्टिपेशन पैदा करती है उस तरीके से घ्राई, ठीक है। घ्राई के बहुत से मीनिंग होते हैं, जैसे कि किसी चीज़ को रोकना, रोके रखना, जैसे कि एक तो होती है सर यानी बहने देना, ये एक होती है घ्राई यानी रोकना, मतलब ये एक तरीके से कॉन्स्टिपेशन मतलब मल का थोड़ी देर से अवरोध करती है, रोकती है, ठीक है। अब देखो अदरक, मतलब जो गीली अदरक होती है सूखने के बाद में सौंठ बन जाती है, और वो जो अदरक होती है अपन चाय में डालते हैं अदरक, वो स्थूलता, श्वास का, सलीपत, पीनस रोग का नाश करती है। देखो मोटापा दूर करती है क्योंकि इसमें उष्णता होती है। श्वास, अस्थमा, कास, खांसी, सलीपत यानी एक तरीके से जो हाथी पांव रोग होता है ना वो, और पीनस यानी जुखाम, अपन बोलते हैं ना अदरक वाली चाय पीनी चाहिए जुकाम में, तो ये पीनस में आ गया ना। तो जो भी चीज़ अपन देखते हैं अपन सुनते हैं वो कहीं ना कहीं आयुर्वेदा में लिखी हुई है। तो देखो स्थूलता, श्वास का, अपन बोलते हैं ना भाई खांसी हो गई तो शहद के साथ खांसी में अदरक का रस का सेवन करो, तो काश यानी खांसी, इसमें लिखा हुआ है कि स्थूलता यानी मोटेपन को दूर करेगी, श्वास अस्थमा टाइप के डिजीज को दूर करेगी, काश यानी कफ यानी खांसी को दूर करेगी, सिलीपद मतलब जो हाथी पाँव है, जो मतलब अब ये हाथी पाँव में कैसे काम करेगा, क्योंकि हाथी पाँव में क्या होता है, जो लसीका जम जाती है, भर जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में भर जाती है, तो उसको ये कम करता है धीरे धीरे। पीनस और जुकाम में ये अदरक काम आती है। तो समझ में आया, तो अपन जुकाम में अदरक वाली चाय पीनी चाहिए, खांसी में आपको अदरक वाला रस शहद के साथ पीना चाहिए। अब मेरी बात सुनो, खांसी में अदरक प्लस शहद क्यों मिलाते हैं, क्योंकि खांसी में कफ में क्या होता है, कफ की विकृति होती है, तो शहद सबसे क्या है श्रेष्ठ समन औषध, और अदरक का रस क्या करता है शहद के साथ कफ को और कम करता है, तो मतलब डबल इफेक्टिव हो गया ना, तो इसलिए शहद मिलाते हैं वो, मतलब किसमें, अदरक के रस में। तो देखो जितनी भी औषधियाँ वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, लिंक हुई हैं, आप जो भी सुनते हो आप अगर समझने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब देखो चव्य या पीपली मूल, अब आप ये मत सोचना कि चव्य क्या है पीपली मूल क्या है, ये भी प्लांट ही है, ठीक है। तो चव्य क्या होता है और पीपली मूल, ये दोनों अलग अलग हैं, चव्य तथा पीपली मूल। रस विपाक में कटु और कपगन, रस भी इनका कटु है, विपाक भी इनका कटु है, और ये कपगन मतलब कप का नाश करते हैं। नाश करने का मतलब ये नहीं कि बॉडी से ख़त्म कर दिया, कहने का मतलब है अगर कफ बॉडी में बढ़ा हुआ है, कफ ज़्यादा विकृत अवस्था में है, तो आपको चव्य और पीपली मूल का सेवन करना चाहिए, जिससे कि जो बढ़ा हुआ कफ है वो नॉर्मल वैल्यू में आ जाए। अब दूसरा प्लांट है चित्रक, अग्नि रूप कहा जाता है क्योंकि चित्रक उष्ण होता है, ठीक है, तो अग्नि रूप कहा जाता है चित्रक को। सोप, अर्श, कुष्ठ और कृमिनाशक, सोप यानी ईडिमा यानी सूजन, सोप यानी सूजन एक तरीके से, अर्श यानी पाइल्स मान लो, कुष्ठ यानी त्वचा संबंधी विकार, और कृमिनाशक जितने भी कीड़े मकोड़ मतलब कृमि होते हैं ना, वातज, पित्तज, कपज, रक्तज, 20 तरह के कृमि होते हैं आयुर्वेद में, वो सभी आप सेकेंड ईयर में जान जाओगे। कृमि कितने होते हैं 20 प्रकार के, ठीक है। ककेरुक, मकेरुक है ना, इस तरीके से नाम है, आपको नाम भी याद करने पड़ेंगे, अभी तो कोई ज़रूरी नहीं है याद करने की कृमि, तो ये इन सब में चित्रक यूजफुल होता है। मैं फिर बता दूं आपको कि ये चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं अपनी जो औसत वर्ग है ना वो। अब देखो त्रिकटु, अभी त्रिपला पढ़ा अपन ने, त्रिजात पढ़ा, चतुर्जात पढ़ा, ठीक है। अब आ गया त्रिकटु, तो त्रिकटु, त्रिजात, त्रिपला, कंफ्यूज मत होना, तीनों अलग अलग हैं। तो त्रिकटु में क्या आता है, मरीच मतलब काली मिर्ची, पीपली और सौंठ। अब देखो यहाँ पे पीपली आया है, तो पीपली का मतलब शुष्क पीपली की बात हो रही है, ठीक है। जब भी नॉर्मल पीपली ऐसे वर्ड आए कि भाई पीपली, तो आपने कहीं भी लिखा नहीं होगा कि आर्द्र पीपली, शुष्क पीपली, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वहाँ पे शुष्क पीपली की बात हो रही है, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि घी की बात होती है आयुर्वेद में, कहीं भी घी की बात होती है, अगर कहीं लिखा नहीं है कि भाई कौन सा घी लेना चाहिए, तो आप समझ जाओ कि गाय के घी की बात हो रही है। तो ये कॉमन सी बात है, आचार्यों ने बताया हुआ है। अगर मैंने ऐसे पीपली पे आर्द्र पीपली नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि शुष्क पीपली की बात हो रही है। तो मरीच, पीपली, सौंठ को त्रिकटु कहते हैं, मतलब मरीच, पीपली, सौंठ इन तीनों को मिला दें, साथ में तीनों का चूर्ण बनाए तो उसको त्रिकटु कहते हैं। अब देखो ये क्या करता है, स्थूल्य, श्वास, कास, पीनस रोग को नष्ट करता है। मतलब जो त्रिकटु है ना और अदरक का सेम गुण है, चाहे त्रिकटु का सेवन कर लो चाहे अदरक का सेवन कर लो, एक ही बात है, सेम बात है, कोई अंतर नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पे भी स्थूलता है, यहाँ पे भी श्वास है, यहाँ पे भी कास है, यहाँ पे भी पीनस है, ठीक है। सलीपत भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन त्रिकटु और अदरक के गुण सेम है।
तो बहुत से व्यक्तियों को अदरक नहीं मिल पाती, तो आप त्रिकटु का सेवन कर लो। ठीक है, अब आता है चतुरुष्ण। जैसे चतुर्जात आया था त्रिजात के बाद में, यहाँ पे भी त्रिकटु के बाद में चतुरुष्ण आया। चतु उष्ण, इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो चतुर प्लस उष्ण मतलब त्रिकटु प्लस पीपली मूल। अगर त्रिकटु में अपन पीपली मूल मिला दें, ठीक है, तो चतुरुष्ण बन जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है कि चतुरुष्ण से आप क्या समझते हैं, तो आपको लिखना आंसर में कि मरीच पीपली सौंठ को त्रिकटु कहते हैं। इस त्रिकटु में अपन पीपली मूल मिला दें तो ये चतुरुष्ण कहलाता है। इसके भी यही गुण है, स्थूल्य, श्वास, काश, पीनस रोग को नष्ट करता है। ठीक है, लेकिन इसकी क्या जो बोलते हैं ना पावर बढ़ जाती है कि भाई पावर बढ़ गई इसकी, क्योंकि इसमें 4 चीज़ें उष्णता मिल गई तो पावरता बढ़ जाती है इसकी। अब आता है पंचकोल। पंचकोल, पंच यानी 5, मतलब 5 चीज़ों का चूर्ण एक साथ। तो कौन कौन सी है 5 चीज़ें? पीपली, पीपली मूल, चव, चित्रक, शुंठी। ठीक है, तो पीपली, पीपली मूल, चव, चित्रक, शुंठी को पंचकोल कहते हैं, को सम्मिलित रूप से पंचकोल कहते हैं। इन 5 चीज़ों का कौन कौन से? पीपली, पीपली मूल, चव, चित्रक, सूंठ को पंचकोल कहते हैं। और मोस्ट लिख रखा है मैंने पहले ही, आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है, और मैं अब कभी भी टेस्ट ले सकता हूँ आपका, किसी दिन जब मेरा मान लो मैं बिजी रहूँगा उस दिन मतलब छुट्टी करके आपका कभी भी टेस्ट ले सकता हूँ, पेपर बना लूँगा मैं 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक का। ठीक है, कभी भी जिस दिन मैं मान लो बिजी हो गया उस दिन मैं आपको टेस्ट पेपर भेज दूंगा। अब आपके ऊपर है कि आप देखो देख के आंसर लिखोगे या बिना देख के आंसर लिखोगे। ठीक है, तो देख के लिखोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है क्लास लेने का, आप इतना पैसा दे रहे हो, आप टाइम दे रहे हो, देख के लिखोगे कोई मतलब ही नहीं है ना। तो कोशिश करना बिना देखे लिखो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने गलती कहाँ पे की है। मुझे ग्रुप में भेज देना PDF, मैं एक एक को मैं बता दूंगा। ठीक है, अब देखो पंचकोल। पंचकोल को दीपनम परम भी कहा जाता है। दीपनम परम मतलब अग्नि दीप्त करने के लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है? पंचकोल का चूर्ण। इस बात को समझो कि भाई किसी व्यक्ति का अग्नि मंद है, आम बन रहा है, आम यानी मैंगो नहीं है, अपक्व रस होता है जो मतलब पचता नहीं है, भोजन पूर्णतः पचता नहीं है, जो रस तैयार होता है ना तो उसको बोलता है आम। ठीक है, तो मतलब किसी व्यक्ति का ऐसा व्यक्ति है जिसके आम बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रहा है, भोजन नहीं पच रहा, अग्नि मंद है, तो उसको पंचकोल का चूर्ण देना चाहिए, क्योंकि पंचकोल को दीपनम परम, तो अग्नि दीप्त करने के लिए सबसे श्रेष्ठ कौन है? पंचकोल है। तो आपका जो पेशेंट आता है, ठीक है, आपके जो मतलब जो रोगी आ रहा है आपके पास, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको उसको पंचकोल देना है कि आप उसको त्रिकटु देना है या चतुरुष्ण देना है। अगर नॉर्मल पेशेंट है तो आप त्रिकटु दे सकते हो। ठीक है, मीडियम पेशेंट है तो चतुरुष्ण दे सकते हो। ठीक है, उसके मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में ही आम बन रहा है तो उसको पंचकोल दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी जो होता है ना प्रैक्टिकल नॉलेज, उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ करते हो। जैसे कि बहुत से पेशेंट आते हैं ना, बुखार की 250 mg गोली से ठीक हो जाता है, किसी के 400 mg देनी पड़ती है, किसी को 500 mg देनी पड़ती है। तो वही हिसाब से यहाँ पे भी चलता है त्रिकटु, चतुरुष्ण और पंचकोल। अब देखो षड्यूष्ण, षडूष्ण है ये। तो षडूष्ण में क्या आता है? पंचकोल प्लस मरीच। मरीच कौन सी? काली मिर्ची जो होती है छोटी छोटी गोल गोल सी, वो। षडूष्ण किसको बोलते हैं कि पंचकोल में अगर मरीच मिला दे तो षडूष्ण कहलाता है। तो इम्पोर्टेंट है ये, जितने भी हैं मेडिसन में सब इंपॉर्टेंट। मैं फिर बता रहा हूँ, कितनी बार बोल दिया अब तक मैंने, कोई 10 बार बोल दिया होगा कि सब इंपॉर्टेंट है, कि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट औसत वर्ग ही है। ठीक है, अब देखो वृहद पंचमूल, कि ये मूल यानी जड़, वृहद यानी बड़ी, पंच यानी 5, तो 5 मूलों का समूह क्या बोलते हैं? वृहद पंचमूल। तो इसमें कौन कौन किस किस की मूल आती हैं? वील्व, गंबारी, पाटला। देखो यहाँ पे वील्व, गंबारी, पाटला, अरणी, नहीं, हाँ, वील, गंबारी, पाटला, अरणी और शौनका। पाटला मैंने दोबारा लिख दिया, मैं इसको सही कर दूंगा, 2 बार पाटला लिख दिया मैंने, है ना, तो एक को काट दूंगा कोई से को भी मैं। वील, गंबारी, अरणी, पाटला, शौनका, आप एक पाटला को हटा देना। ठीक है, मैंने दो बार लिख दिया यहाँ पे पाटला, क्योंकि 6 हो गए ना, 5 ही हैं, वील, गंबारी, पाटला, अरणी, शौनका। तो ये पाटला को मतलब एक एक्स्ट्रा लिख दिया, उसको हटा देंगे, पर कोई टेंशन नहीं। तो इन 5 के जो तैयार होती है, 5 की जो 5 पौधे हैं, देखो वील का पौधा, गंबारी का पौधा, पाटला का पौधा, अरणी का पौधा, शौनका का पौधा। ठीक है, इनकी जड़ लेके जो चूर्ण तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं वृहद पंचमूल। ठीक है, इसके जो गुण क्या है? यह कषाय और तिक्त रस युक्त होती है, उष्ण वीर्य होती है, कफ तथा वात का नाश करती है। कैसे? देखो कषाय है, तिक्त है और उष्ण वीर्य है, तो कफ का तो नाश करेगी और वात का नाश क्यों करेगी? क्योंकि उष्णता जहाँ आ जाती है ऑटोमेटिक कफ और वात का नाश होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर सी बात है।
अब आप बोलोगे भाई कसाय तिक्त रस है तो वात को तो बढ़ानी चाहिए, क्योंकि कटु तिक्त कसाय वात को बढ़ाते हैं, आप तो ऐसे बोल सकते हो। लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पे वीर्य प्रभावी है, ठीक है, जो इसकी पोटेंसी है ना, वो क्षमता, वो प्रभावी है। तो बहुत से द्रव्य रस के अनुसार कार्य करते हैं, बहुत से द्रव्य वीर्य के अनुसार काम करते हैं, बहुत से द्रव्य गुण के अनुसार काम करते हैं, बहुत से द्रव्य प्रभाव के अनुसार कार्य करते हैं। तो अलग अलग द्रव्य की अलग अलग प्रकृतियाँ, आप सेकंड ईयर में इसको समझ जाओगे। तो कसाय तिक्त रस उष्ण वीर्य कप तथा वात नाशक है, ठीक है। अब देखो लघु पंचमूल, लघु यानी छोटी, पंच यानी पांच, मूल यानी जड़ें, ठीक है। तो छोटी पंचमूल कौन सी है? छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, सालपर्णी, प्रेषणपर्णी और गोपछरू। तो इन 5 प्लांटों की जो जो छोटे छोटे होते हैं, जो बेल सी लगी होती हैं, छोटी छोटी, आपने जमीन पे बेल लगाई होती है। जैसे छोटी कटेरी, आपने जंगल में गए होंगे आप, तो एक गोल गोल सी पीली पीली सी एक होती है, एक प्लांट सा, ठीक है। ऐसे ही बड़ी कटेरी एक मतलब एक ही नस्ल की हैं, लेकिन अलग अलग प्लांट है, छोटी कटेरी और बड़ी कटेरी। सालपर्णी, कृष्णपर्णी और गोपछरू, ये सब जमीन पे बेल के रूप में लगते हैं, छोटे रूप में, तो इसको बोलते हैं लघु पंचमूल। तो इन पांचों प्लांटों की जो जड़ें हैं, ठीक है, उनके जो चूर्ण तैयार होता है मिलाकर, उसको बोलते हैं लघु पंचमूल। इसका रस और विपाक दोनों का मधुर होता है, रस भी मधुर, विपाक भी मधुर। वीर्य अनुष्ण शीत होता है, ना तो उष्ण होता है ना शीत होता है, मतलब नॉर्मल, ठीक है। तो सर्वदोष नाशक है, सभी दोषों का हरण करने वाली, वात पित्त कफ से उत्पन्न विकृतियों का नाश करने वाली होती है लघु पंचमूल। अब देखो मध्यम पंचमूल, अब जो मध्यम बोलते हैं मीडियम साइज, ऐसे ऐसे प्लांट जो मीडियम साइज के होते हैं उनकी पंचमूल तो कौन सी है? बला, पुनर्वा, अरंड, मांसपर्णी, मुदकपर्णी, मतलब इन 5 प्लांटों की जो जड़ें होती हैं उनको बोलते हैं मध्य पंचमूल। तो ये क्या करती हैं? वात और कफनाशक है और रेचक है। सर यानी रेचक, रेचक यानी बहने देने वाला, तो अपने मल को प्रवृत्त करती हैं, ये मल को बाहर निकालने के लिए आसान बनाती हैं, वात और कफ का नाश करती हैं। अब है जीवन पंचमूल, शतावरी, काकोली, जीवंती, जीवक, ऋषभक, ये इंपॉर्टेंट है जीवन पंचमूल, क्योंकि शतावरी आपने देखा होगा, शतावरी का पौधा जड़ें यूज आती हैं, शतावरी की जड़ें, है ना, तो मतलब पंचमूल, तो मूल की बात हो रही है इसलिए शतावरी आई है यहाँ पे। काकोली, जीवंती, जीवक, ऋषभक, बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं ये, बहुत ज़्यादा औषधियाँ इंपॉर्टेंट है। अगर इनका सेवन करोगे तो आपकी जीवन, तो ये जीवनीय गणना आती है कि जीवन को बढ़ाती हैं, अपनी आयु को बढ़ाती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं, आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करती हैं, आपके ओज को बढ़ाती हैं, तो ये जीवनीय पंचमूल है। क्या करती हैं? वात पित्त नाशक, ठीक है, वात का पित्त का नाश करेंगी। वृश्य हैं, मतलब अपने लिए वीर्यवर्धक हैं। चक्षु है, मतलब आंखों के लिए हितकर है। ज़्यादा नहीं है, आपको बस ये 3 वर्ड याद करवाने हो रहे हैं सेकेंड ईयर में आपको, ये तो फिर भी 5 हैं यहाँ पे, वृद्ध, लघु, मध्यम, जीवन, तृण। वहाँ पे कम से कम आपको 100 से ज़्यादा याद करने पड़ेंगे, ऐसे कि भाई तृण पंचमूल क्या है, मध्यम पंचमूल क्या है, जीवन पंचमूल क्या है, ठीक है, त्रिजात क्या है, त्रिफला क्या है, त्रिकटु क्या है। इस तरीके से कम 100 से ज़्यादा याद करने पड़ेंगे, और करने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो वाइवा का टॉपिक है फेवरेट, और एग्जाम में भी आता है। वहाँ पे आएंगे कि पंच लवण कौन कौन से हैं, द्वि लवण कौन कौन से हैं, त्रि लवण कौन कौन से हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब सेकंड ईयर में। तो बोलते हैं ना कि यहाँ पे फर्स्ट ईयर में 10 चैप्टर हैं, वहाँ पे सेकंड ईयर में 1 चैप्टर है, एक चैप्टर में ही सारी चीज़ें रिपीट हो जाती हैं, ठीक है। अब आता है तृण पंचमूल। तृण यानी क्या होता है? घास, जो घास फूस होता है ना, अलग अलग तरह के घास फूस, उस तरह के पंच, उनकी जो जड़ें होती हैं वो क्या, देखो, दर्भ, ईख, कास, सर और साली, ये क्या है? 5 प्लांट है, दर्भ, ईख, कास, सर और साली, इन पांचों को मिलाकर जो तैयार होती है वो तृण पंचमूल होती है। यह पित्तनाशक है। अब देखो, वात पित्तनाशक, वात कफनाशक, तो ये कौन से रोग में कौन से व्यक्ति को क्या देनी है, आपको ये समझना चाहिए। जैसे कि कोई पित्त वाला व्यक्ति आया है जिसकी मतलब अग्नि बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, ठीक है, उसकी पाचक अग्नि बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, उसके मतलब उष्णता आ रही है, शरीर पे चकते हो रहे हैं, त्वचा संबंधी डिसऑर्डर हो रहे हैं, आपको चूर्ण देना है, तो आप तृण पंचमूल दे दो, ठीक है। किसी को वात पित्त की हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा अलग बोलते हैं ना कॉम्प्लिकेटेड मिले जुले लक्षण आ रहे हैं, तो आपको जीवन पंचमूल देना है। किसी की वात और कफ नाशक, मतलब वात और कफ से मिले जुले लक्षण आ रहे हैं, तो आपको मध्यम पंचमूल देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद होंगे तभी तो ट्रीटमेंट कर पाओगे, इसलिए मेडिसिन वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे वृद्ध पंचमूल, लघु पंचमूल, मध्यम पंचमूल, जीवन पंचमूल, तृण पंचमूल को संयुक्त रूप से पंच पंचमूल भी कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि पंच पंचमूल में कौन कौन इंक्लूड है,
तो पंचमूल में कौन कौन से इंक्लूड हैं? वृहद पंचमूल, लघु पंचमूल, मध्यम पंचमूल, जीवन पंचमूल और तृण पंचमूल को संयुक्त रूप से पंच यानी पाँच पाँच, ठीक है। तो पाँच पाँच का जो समूह हो गया ना, पाँच हो गई, तो पंचमूल भी कहा जाता है। कभी 20 नंबर में 10 नंबर में क्वेश्चन आ गया कि पंचमूल को विस्तार से वर्णन करो, तो आपको ये यहाँ से लेके वृहद पंचमूल से लेके ये सभी पंचमूलों के नाम, प्लांटों के नाम, इनके गुण लिखे जाते हैं। अब देखो यहाँ तो दो लाइन में लिख दिया मैंने। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए जैसे कि लघु पंचमूल के बारे में क्वेश्चन आ गया, तो आपको क्या लिखना है कि इसमें 5 प्लांट्स की जड़ें होती हैं, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, सालपर्णी, प्रश्नपर्णी, गोक्षरू, एक लाइन। रस इसका मधुर होता है, दूसरी लाइन। विपाक इसका मधुर होता है, तीसरी लाइन। वीर्य इसका अनुष्ण शीतल होता है, चौथी लाइन। और सर्वदोषनाशक होती है, 5वीं लाइन। आपको वहाँ पे 2 लाइन में लिख के खत्म मत कर देना ना, अलग अलग लिखनी है इन चीज़ों को। यहाँ तो अपन अगर लिखे रस विपाक होता है, मधुर विपाक होता है, वीर्य अनुष्ण, एक एक चीज़ ऐसे लिखें, तो फिर नोट्स का और किताब में क्या अंतर हुआ? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि भाई कॉपी में, तभी तो मैं बोलता हूँ जब मैं टेस्ट के लिए क्वेश्चन दूंगा, कभी भी दे सकता हूँ, एनी टाइम, ठीक है। तो जहाँ तक पढ़ाया मैं एनी टाइम दे सकता हूँ, तो आपको बिना देखे सोल्व करना है, ठीक है। तो आचार्य वाग्भट के अनुसार वर्णित आहार वर्ग, सूक वर्ग, सिंबी वर्ग, पकवान वर्ग, मांस वर्ग, शाक वर्ग, फल वर्ग और औषध वर्ग, जो 7 वर्ग थे, 7 वर्ग का अपन ने वर्गीकरण कर लिया। दी एंड, ठीक है, चैप्टर हो जाता है समाप्त पूरा। अब अपन करेंगे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के।